Hello friends, welcome to the official YouTube channel of युवा मंत्रा। माई सेल्फ अमित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये भी फर्स्ट फेज़ है। इसके बाद अभी सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है और थर्ड फेज़ भी आएगा। बिकॉज़ ऐसा माना जा रहा है कि सेकंड फेज़ तक केवल 24 लाख स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो और उसके साथ आपको बता दूं कि 1 करोड़ 6 लाख कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ और भी आगे फेजेस आने वाली हैं। इस तरह के एग्ज़ाम्स में जहाँ पे फेज़ अधिक है, ऐसे में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस काफ़ी मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। एक पेपर मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ जो एनटीपीसी का ही है, ग्रेजुएट लेवल का। ये पेपर हुआ था 5/4/2016 को, शिफ्ट थर्ड में। ठीक है। आइए के क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जिसमें सारी चीज़ें मिक्सअप हैं। ठीक है। मैथ्स भी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हैं, रीजनिंग भी है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दिल, ये वाला दिल नहीं, मैं पहले आपको बता दूं, इस वाले दिल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हार्ट की बात हो रही है। तो कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया और मायोकार्डियल रप्चर। ये 4 बीमारियां हैं। इनमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, बल्कि यह बीमारी गले से संबंधित है। यह बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खखार और दस्त आदि के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इस रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगना ज़रूरी होता है। ठीक है। और आपने कभी सुना होगा कि गाय और भैंस को जो है कि इंजेक्शन लगाया जाता है माफ़ी चाहता हूँ, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो ये जो होता है दूध, कभी कभी ये संक्रमित भी हो जाता है जिसकी वजह से डिप्थीरिया रोग होता है। एक ये कारण इसका ये है। तो डिप्थीरिया इज़ द करेक्ट आंसर। आगे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक वस्तु 35%, 35% की छूट, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा? ऑप्शन है 36,000 रुपये, 40,000 रुपये, 38,000 रुपये, 34,000 रुपये। अब इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। जो सिंपल तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी अंकित मूल्य के बारे में नहीं बताया था, मार्क्ड प्राइस के बारे में नहीं बात किया था। हमने मान लिया कि जो मार्क्ड प्राइस है वो ₹X है। आपको पता होगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। ठीक है। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम होते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमने ₹X मान लिया। जब ये हो जाता है तो विक्रय वस्तु का जो मूल्य होता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है। इसका फॉर्मूला है विक्रय वस्तु का मूल्य बराबर अंकित मूल्य, फिर मल्टीप्लाई का निशान, ब्रैकेट में 1 माइनस छूट अपॉन 100। छूट जितने परसेंट का है वो वहाँ पे लिख दिया जाता है। पहले केस में 35% की छूट थी, 35% की छूट थी, तो यहाँ छूट की जगह 35 आप लिख दीजिए। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो 26,000, क्योंकि विक्रय वस्तु का मूल्य था वो 26,000 रुपये था। ठीक है। तो आप वहाँ पे 26,000 इसकी जगह रख दीजिए, छूट की जगह 35 रख दीजिए। ये एक इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 35/100 की जगह पे 65/100 आप देख रहे हो। ये कैसे आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको।
इसका एलसीएम लिया जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100 और यहाँ पे 100 माइनस 35, इसके अपॉन 1 करना पड़ता है, ये हो जाएगा 35। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 65/100। ओके, सो ये चीज़ है। अब ये क्लियर हो गया कि 65/100 कहाँ से आया। अब आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आपने निकाल दिया, उसके बाद आ गया ये 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये इसका अंकित मूल्य आया है, जो मार्क्ड प्राइस है उस वस्तु पर था। अब जब अंकित मूल्य 40,000 रुपये है, एक चीज़ जब पता चल गई, तो अब नेक्स्ट केस ये था कि भाई 15% छूट हो तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसी फॉर्मूले को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और लग जाएगा। तो 40,000 जो है अंकित मूल्य की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस 15/100। 15 क्यों रखा गया, बिकॉज ने पूछा था छूट 15% हो तो सॉल्व करेंगे 34,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कह रहा है कि एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 रुपये में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है। सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल में कुछ ज़्यादा जान है नहीं। कह रहा है कि एक व्यापारी बासमती चावल का 40 किलो का बैग 125 रुपये में तथा दूसरा 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है। इतना हो जाने के बाद वो पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है। तो हमको ये बताना है कि उसका प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या होगा। सेलिंग प्राइस निकालना है पर केजी। ऑप्शन इस तरीके से है, 152 रुपये, 158, 168 और 172। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें बासमती चावल के क्रय मूल्य की, तो इस बात को ध्यान देना है कि जो 40 किलो वाला था वो 125 में था और 60 वाला 150 में था। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई बाई 125, इसके बाद प्लस कर लीजिए किससे, 60 गुणे 150। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो 5,000 प्लस 9,000 आएगा, इनको जोड़ने पे टोटल 14,000 रुपये आ जाएंगे। विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो आप देखोगे कि टोटल 100 किलो है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, 100 प्लस 20। रीज़न क्या है, उन्होंने कहा है कि 20% के लाभ पे, हमने मान लिया भाई 100 रुपये में होगा, ठीक है। तो 20% मतलब 20% और अधिक, तो 14,000 का 120% यहाँ पे निकलेगा तो 16,800 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्रति किलो विक्रय मूल्य निकालना है। तो 100 से आप 16,800 में आप 100 से डिवाइड मारिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये चीज़ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, ठीक। ये ऑप्शंस हैं 1857, 1858, 1859, 1956। तो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1858 में कुछ प्रमुख बातें थी। सबसे पहला ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो शासन की जो जिम्मेदारी है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी जाए। यह भारत का गवर्नर जनरल होगा, जिसे भारत का वायसराय भी कहा जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन इसी वजह से आ गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा। मैं आपको बता दूं उसके पार्ट 1 में हम लोग 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फिर पार्ट 2 के बारे में 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। और इसके पार्ट वाइज आपको मिलेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, लेकिन ऑन टाइम कल से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था। तो ये मैं बता दूं, ये पेपर 2016 का है, तो 2015 की चीज़ें पूछी गई हैं। आपका पेपर हो रहा है 2021 में, तो 2020 या फिर 2019 की चीज़ें वो पूछ के रहेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा शी जिनपिंग, जो चीनी के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 2015 में भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 6 है और जो LCM है वो 108 है, तो उनमें से एक संख्या
12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो आप जानते ही होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आपको पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या दिया हुआ है 12, दूसरी संख्या आपको पता ही करनी है, ठीक है, ये आपको पता ही करना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है और HCF LCM दिया हुआ है इसका। आप इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 12 यहाँ से हट करके यहाँ पे आएगा, तो 12 नवा हो जाएगा 108, 12 छंग 72, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, 12 नवा 108 होगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 6 नवा 54, मतलब 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ICT किसका संक्षिप्त नाम है? तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त नाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्थानुपात क्या होगा? चतुर्थानुपात का मतलब क्या होता है, आपने प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी कहानी बनती है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 3.6, 6.9, 11.4 और चतुर्थ अनुपात इसको बोलते हैं, जो चौथे नंबर पे आएगा। मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये 3.6 ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। अब कंडीशन क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे ये बनेगा समानुपात और यहाँ पे ये इस तरह से बनता है, ठीक है। ठीक यही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, जो ये 3.6 है इसका x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो 6.9 है उसको 11.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2016 का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है वो 2016 में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ का ये जीके का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उस समय जो है वेस्ट इंडीज़ ने ये जीता हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज हम लोग केवल 10 क्वेश्चन की ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 27, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है 2, ये चीज़ इतनी पूरी की पूरी ब्रैकेट में है। इसके बाद लिखा हुआ है 10 और फिर लिखा है 4। हमें इसमें समीकरण, ये इसको एक समीकरण बनाना है जिसमें हमें उचित निशान लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लास्ट वाला है उसमें आप पहले इज इक्वल टू लगा दिया करो। मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में लास्ट वाले में हमेशा आप क्या करें, इज इक्वल टू लगा दें। आपको 4 लाना है, ये ध्यान रखें, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको इस तरीके से एडजस्ट आपको करना होगा जिससे कि यहाँ पे 4 आ जाए। आपके पास ऑप्शंस की बात कर लें, इसमें आप हमेशा ये करें कि ऑप्शन को देखा करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें एडजस्ट होंगी। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, यहाँ पे आप प्लस लगाओगे, यहाँ पे आप माइनस लगाओगे और यहाँ पे आप डिवाइड लगाओगे। रीज़न क्या है, 27 और 15 को आप जोड़ोगे तो 42 आएगा, 42 में से 2 घटेगा तो 40 आएगा। अब जब 40 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। सो आज हम लोगों ने 2016 का 10 क्वेश्चन देखा है पार्ट 1 में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 11 से लेकर के 20 तक देखेंगे। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा ही बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। एक्चुअली है क्या कि अगर मैं भी इसको बनाता हूँ तो कम से कम 15 मिनट होंगे, और मैं 1 से लेकर के अगर 100 क्वेश्चंस की बात करूँ तो कम से कम ये 2.5 घंटे का या फिर 3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा और आप उसे देखेंगे नहीं। मैं जानता हूँ 10 मिनट देखने के बाद बोरियत फील होने लगती है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आराम से चीज़ों को देखें, समझें और खेल खेल में तैयारी आप कर सकें।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।